हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं 2009 का क्वेश्चन पेपर। तो शुरू हो जाओ, फटाफट से अपने पेन लेकर बैठ जाओ याद करने के लिए कि हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस हैं वो याद रखने हैं। तो शुरू करते हैं। हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। तो गवर्नर को, स्टेट के गवर्नर को ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है? तो इसके अंदर आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन में, चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, इन नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन है चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। गवर्नर ऑफ द स्टेट को एडमिनिस्टर कराते हैं ओथ कौन? चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, आर्टिकल 159। तो याद रखना कौन कराता है? चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्सन हुज फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड कैन मूव टू द हाई कोर्ट अंडर। तो जिसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है वो हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में जा सकते हैं? हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है, आर्टिकल 226। और सुप्रीम कोर्ट में कब जा सकते हैं? आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। और वो क्या कह रहे हैं वायलेटेड में? वायलेशन में रिट, हमें पता है ना ये बात। हाँ, 226 एंड 32। अब इसको याद करने की भी एक ट्रिक है। अगर हम नहीं भूल जाते हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ कि हम लोग बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं और हमें ये सब सेक्शन, आर्टिकल, सेक्शन जो इंपॉर्टेंट सब रटे हुए हैं, बट फिर भी अगर कभी कहीं कन्फ्यूज़न हो जाए तो उसके लिए एक ट्रिक है ये। 2 2 और यहाँ पर भी 2 आता है, होते हैं 6। तो 2 2 6 ये हो गया 32। इस तरीके से याद रख लीजिएगा इसको, कभी भूल जाओ तो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स पर्सनल फ्रीडम। तो पर्सनल फ्रीडम को क्या प्रोटेक्ट करता है? क्यू वेरेंटो, मैंडमस, हेबीस कॉर्पस या सेटेररी। अब इसमें देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कौन पर्सनल फ्रीडम को हमारे प्रोटेक्ट करता है, कौन सी रेट? तो है हबीस कॉर्पस, ठीक है ना, ये पता होएगा ये भी। हाँ, क्यू वेरेंटो का चुके भाई क्या अथॉरिटी है आपके पास? सर्टिफाई करना है, ठीक है। मैंडमस कमांड, तो हबीस कॉर्पस जहाँ पे पर्सनल फ्रीडम की बात होती है। अ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज। इंडिया को कैसे डिक्लेयर करता है मैंने आपको बताया था, इसको याद करने की ट्रिक है SSDR, है ना। और इसके अलावा सोफ, सोक, सैक, डेमो, रिपब्लिक, ऐसे मैंने आपको बताया था। ऑप्शन हो गया हमारा बी। फिर आ जाइए फिफ्थ पे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, मोतीलाल नेहरू, MK गांधी, सरदार पटेल। बहुत सिंपल है ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर। पावर ग्रांटेड टू ए कोर्ट अंडर सेक्शन 151 ऑफ CPC इज नोन एज। ये भी हमें पता है कि जो पावर की बात कर रहे हैं कि CPC में 151 में जब बात करते हैं वो कौन सी पावर होती है? इनहेरेंट पावर होती है। और हमें यही पता है कि वो पावर कि सभी कोर्ट को जो है अवेलेबल होती है। और जबकि CRPC में हमने पढ़ा था इनहेरेंट पावर की, तो हाई कोर्ट के पास। अच्छा, मुझे लिख के बताइएगा सेक्शन कौन सा है। अच्छा, अगर मैं कभी थोड़ा एकदम नहीं आपको आंसर कर पाऊँ किसी बात के लिए तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार मेरी पर्सनल ऑब्लिगेशंस होते हैं, मैं भूल जाती हूँ, सोचती हूँ कि करूँ, बट फिर वही पता नहीं चीज़ों में भूल जाती हूँ, तो माइंड मत कीजिएगा। बट हाँ, मैं देर से देर रिप्लाई करूँगी, कोशिश यही रहता है मेरा। तो आप ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा कि इनहेरेंट पावर की बात हुई है हाई कोर्ट की CRPC में कौन से सेक्शन में। क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। एन एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग इज फाइल अंडर। तो अमेंडमेंट की जो प्लीडिंग के लिए जो एप्लीकेशन फाइल की जाती है वो कौन से सेक्शन के अंदर है, या कौन से ऑर्डर की यहाँ पर फिलहाल बात हो रही है, तो कौन से ऑर्डर में है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग? तो ऑर्डर 6 रूल 17 में अमेंडमेंट को जो है क्या किया जाता है? एप्लीकेशन लगाई जाती है अमेंडमेंट के लिए। Provisions with regard to res judicata are provided in section dash of the CPC। तो फटाफट बताओ इसको, तो बिल्कुल हमें पता है ना कितना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 11, सेक्शन 11 में रेस जुडिकाटा की बात करते हैं। और सेक्शन 9 की जो बात करती है वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जुरिस्डिक्शन की बात होती है। 12 में बार टू फर्दर सूट है और 100 में सेकंड अपील। इन चारों सेक्शन को इंपॉर्टेंट जानना। सबसे इंपॉर्टेंट रेस जुडिकाटा है, फिर ये सेक्शन 9 भी है जहाँ पर जुरिस्डिक्शन कोर्ट की बात हो रही है, और 100 भी है जहाँ पर सेकंड अपील की बात हो रही है। ठीक है, सेकंड अपील हमें पता है जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है तभी जा सकती है। ए पर्सन इंस्टीट्यूटिंग ए सूट इन द फॉर्म ऑफ ए पाउपर इज नोन, ये भी पता है ना, उसको बोलते हैं इंडिजेंट पर्सन। और कौन सा ऑर्डर है? ऑर्डर 23 है। और ऑर्डर 23 के रूल 1 के अकॉर्डिंग वो एप्लीकेशन फाइल करता है। ए सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन ए कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन। तो किसकी लोकल लिमिट जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है? जहाँ पर प्लेंटिफ रहता है, जहाँ पर स्टैम्प पेपर जो है इनटू द कॉन्ट्रैक्ट परचेज की गई थी, वेयर नो कॉज ऑफ एक्शन इन पार्ट और फुल, जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हुआ, या फिर जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन या तो फुली अराइज हुआ था या फिर कि पार्ट में अराइज हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन आएगा डी।
सूट कहाँ पर होगा? जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। फिर आता है एन अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन ए माइनर इज, अच्छे से पता है क्या है? वॉइडेबल है, सॉरी वॉइड है। और इसका जो सेक्शन है वो हमारा सेक्शन है 26। वॉइड है ना, रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज में ये वॉइड होते हैं। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मैरिज, ए गोज मैट, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स, ए और बी एंटर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, शादी करेंगे, लेकिन जब टाइम आता है तो ए मैट हो जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड, सेक्शन 56। A proposes by letter to sell his house to B for a certain price. Communication of this proposal is complete. तो A क्या करता है? एक लेटर के थ्रू अपनी घर को बेचने के लिए, B को बेचने के लिए उसको एक लेटर भेजता है एक सर्टेन प्राइस पे। और कम्युनिकेशन जो होगी इस प्रपोजल की, जब उसने प्रपोजल भेजा है वो कैसे कम्युनिकेट होगी? जब वो डिस्पैच करता है लेटर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो A जब डिस्पैच करता है लेटर, तब जब उसने कंप्लीट कर दिया राइटिंग कर लेटर करना, राइट करना, बी जब उसको इन्फॉर्मेशन पता चलती है बी को कि उसने पोस्ट कर दिया, या बी जब वह लेटर को रिसीव कर लेता है, तो इसका सही उत्तर आएगा जब बी को लेटर रिसीव होता है तब उसकी कम्युनिकेशन प्रपोजल जो है वो कंप्लीट हो गई। वे द ऑर्डर इन विच रेसिप्रोकल प्रोमिसेस आर टू बी परफॉर्म्ड इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, दिस शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर, एंड वे द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड इट शैल बी परफॉर्म्ड। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, जब एक ऑर्डर होता है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में जो है परफॉर्म किया जाना है, रेसिप्रोकल का मतलब तुम ये करो मैं ये करूँगा, तो इस तरीके से परफॉर्म किया जाना है, वो एक्सप्रेसली जो है उसका बता भी हुआ है कि ये इस तरीके से होना है, तो वो उसी तरीके से उस ऑर्डर में जो है परफॉर्म होंगे। और जहाँ पर नहीं फिक्स्ड है कि किस तरह से होना चाहिए, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की बात हो रही है कि जहाँ पर नहीं पता कि किस डायरेक्शन में होगा, मतलब पहले आप करेंगे फिर हम करेंगे, इस तरह से नहीं पता है, तो क्या होगा? इन दैट ऑर्डर इन विच द ट्रांजेक्शन रिक्वायर, जो ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म होना चाहिए। जैसे एक दोनों में से पार्टी में से कोई भी पार्टी प्रेफर करे उसके अकॉर्डिंग हो जाए, जो प्रपोजल में होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाए, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है जिस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग होगा। जिसका सेक्शन है 52। A promises to obtain for B an employment in public service and B promises to pay ₹1,000 to A. The agreement between A and B is, ए क्या करता है? प्रॉमिस करता है ए को, बी को सॉरी, कि मैं एम्प्लॉयमेंट आपके लिए ले आऊँगा पब्लिक सर्विस में। बी कहता है ठीक है मैं आपको 1,000 रुपये दे दूंगा। ए जो है इनके बीच में अग्रीमेंट जो हुआ है दोनों के बीच में क्या है? लीगल है, प्रॉपर है, कैन बी एनफोर्स इन द इंस्टेंस ऑफ बी, मतलब अगर ए नहीं कर पाता तो बी क्या इसको इन्फोर्स करा सकता है, या वॉइड अग्रीमेंट है, या नन ऑफ द अबव है। तो इसका सही उत्तर है वॉइड अग्रीमेंट। तो पब्लिक सर्वेंट सर्विस से रिलेटेड कोई भी प्रॉमिस नहीं किया जाता, अगर होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया। A person employed to do any act for another or to represent another in dealings with the third person is, तो एक पर्सन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, मैं डीलिंग्स में तुम्हें रिप्रेजेंट करूंगा, तो वो क्या होता है? वो एजेंट होता है जो कि किसी के बिहाफ पे काम कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है एजेंट का 182। इंश्योरेंस क्या है? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो ध्यान से सुनना, जो इंश्योरेंस होता है वो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और ये भी बहुत बार आता है क्वेश्चन, सेक्शन 31। क्या होता है इंश्योरेंस? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल क्या होती हैं? जो ओरिजिनल से बनी हुई होती हैं कॉपियाँ, उनके साथ कंपेयर किया जाता है तो उन्हें क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एविडेंस, है ना, सेकेंडरी एविडेंस बोलते हैं ना उनको। और इसका सेक्शन क्या है? 63 का सब सेक्शन 3। Whether confession made by a police officer while not in custody by a person accused of an offence can be proved against him and is a dash evidence। यानी अगर कोई कन्फेशन है जो एक पुलिस ऑफिसर बनाता है, वो उसकी कस्टडी में नहीं है, मतलब एक कन्फेशन बना, वो पुलिस ऑफिसर को बनाया गया, किसी ने, एक व्यक्ति ने कुछ भी कन्फेस कर दिया कि जी मैंने किया है, वो मगर पुलिस कस्टडी में नहीं हुआ, तो किसने कराया? एक एक्यूज ने कन्फेस कराया पुलिस ऑफिसर को, पुलिस कस्टडी में नहीं था वो, तो क्या वो जो कन्फेशन है वो उसके अगेंस्ट प्रूफ किया जा सकता है? हाँ, कह दिया कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। तो ये एडमिसिबल एविडेंस है, नॉट एडमिसिबल है, पार्शली एडमिसिबल है, ये नन ऑफ दीज है। तो इसका जो सही उत्तर है कि क्या वो एडमिसिबल है, वो पहले तो सबसे पहली बात हम ये बता रहे हैं, तो इसका सही उत्तर आएगा वो नॉन एडमिसिबल है। एक पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन करना एक अक्यूज्ड के द्वारा कि मैंने किया है, वो नॉट एडमिसिबल है। द फॉलोइंग इज नोट द एक्सेप्शन ऑफ द रूल ऑफ हियरसे। तो हियरसे का एक्सेप्शन क्या नहीं है? डाइंग डिक्लेरेशन है, रेस्टे है, मेडिकल एक्सपर्ट ओपिनियन हियरसे नहीं में नहीं आता, कन्फेशन आता है, ठीक है, हियरसे एविडेंस।
का एक्सेप्शन। ठीक है, तो एक्सेप्शन ये सब तो हो सकते हैं कि भाई सुन हियर से क्या होता है कि सुनी सुनाई बातों पे नहीं हम जो है विश्वास करेंगे, लेकिन ये उनके एक्सेप्शन है। कौन कौन? डाइंग डिक्लेरेशन, रेस्ट कन्फेशन, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट की ओपिनियन जो है वो ये जो हियर से में नहीं आती है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आइए, is charged with traveling on a railway without a ticket, the burden of proving that he had a ticket is on सेक्शन 106। बार बार कर रहे हैं, एक्यूज्ड के ऊपर ही होगा कि भाई प्रूफ करो, टिकट दिखाओ। कह रहा है मैंने खरीदी है, तो लाओ दिखाओ, तो प्रूफ करो अपनी बात को। एक उसी व्यक्ति के पास है जो कि कह रहा है कि मैंने खरीदी है। अमंग द फॉलोइंग हु इज नॉट ए रेवेन्यू ऑफिसर एज डिफाइंड अंडर द मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड? कमिश्नर, कलेक्टर, सेटलमेंट ऑफिसर, चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो सही उत्तर है इसका चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर में नहीं आते हैं। नेक्स्ट चलिए, रिवीजन पावर्स आर एक्सरसाइज बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अंडर रिवीजन पावर। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिवीजन पावर है वो मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड के अंदर कौन से सेक्शन के अंदर आती हैं? सेक्शन 50 के अंदर आती हैं, पावर ऑफ रिवीजन। ए भूस्वामी कैन सीक पार्टीशन ऑफ हिज एग्रीकल्चर लैंड अमंगस्ट हिज लीगल हायर्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम बाय अप्लाइंग टू द। कह रहे हैं कि भूमि स्वामी जो है पार्टीशन करा सकता है अपनी एग्रीकल्चर लैंड के अपने लीगल हायर्स के बीच में अपने जिंदा रहते रहते। तो ये क्या करना पड़ेगा उसके लिए? पटवारी के पास जाना पड़ेगा, उसे कोटवार के पास, तहसीलदार के पास, सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड के पास जाना पड़ेगा। तो उसका सही उत्तर है उसको तहसीलदार के पास जाना पड़ेगा पार्टीशन कराने के लिए। तहसील में ही होते हैं ये। ठीक है काम, तो इससे ऐसे याद रख लेना सेक्शन 178। Which among us the following is not the duty of a पटेल अपॉइंटेड अंडर द मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड? तो पटेल की क्या ड्यूटी नहीं होती है ये पूछ रहे हैं ये। टू कलेक्ट एंड पे लैंड रेवेन्यू इनटू द ग्राम कोष। ग्राम कोष में के लैंड रेवेन्यू को ये ग्राम कोष के लिए लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना और पे करना ये उसका काम होता है। जी बिल्कुल होता है। टू फर्निश रिपोर्ट रिगार्डिंग स्टेट ऑफ इस विलेज। विलेज में क्या चल रहा है, क्या स्टेज है, क्या काम धाम चल रहे हैं, अच्छा चल रहा है, सब कुछ नहीं चल रहा, तो यार सारी स्टेट जो है वो रिपोर्ट जो है वो स्टेट करनी है। टू प्रिवेंट एनक्रोचमेंट ऑन वेस्ट लैंड पब्लिक पाथ एंड रोडवेज। तो कहीं पर कुछ इंक्रोचमेंट हुआ है या जैसे वेस्ट लैंड पे या पब्लिक पाथ पे, रोडवेज पे, तो वही बताना। हाँ, टू मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स ये पटेल का काम नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलिएगा, हु इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर ए रेवेन्यू केस फॉर फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर अंडर सेक्शन 29 ऑफ एमपी लैंड रेवेन्यू कोड? तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे कौन अपना केस जो है कॉम्पिटेंट है कि वो ट्रांसफर कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चीफ सेक्रेटरी या रेवेन्यू मिनिस्टर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो वन डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे केस जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, कॉम्पिटेंट हैं ट्रांसफर करने के लिए। फिर नेक्स्ट आइए, इफ ए भूस्वामी इज डिस्पोजेस्ड ऑफ द लैंड अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ हु कैन बी ऑर्डर्ड फॉर रेस्टोरेशन ऑफ द पोजेशन? तो अगर भूस्वामी को डिस्पोजेस्ट कर दिया जाता है उसकी लैंड से, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में नहीं उसको डिस्पोजेस्ट किया गया, तो उसको ऑर्डर दिया जा सकता है रेस्टोरेशन कराने के लिए। तहसीलदार को, कमिश्नर को, कलेक्टर को या एसडीओ को? तो उसका सही उत्तर है तहसीलदार को। मैंने ये बताया ना, ये काम सारे कहाँ तहसील में होते हैं। वजीबुल अर्ज ऑफ विलेज इज मेंटेन बाय द, बार बार आ रहा है क्वेश्चन, हमने आपको पहली क्लास से बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार आ रहा है। कौन करता है मेंटेन? वजीबुल अर्ज को कौन मेंटेन करता है? गांव के वजीबुल अर्ज को सब डिविजनल ऑफिसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन ए निस्तार पत्रक टर्म्स एंड कंडीशन ऑन विच grazing of cattle in the village is permissible, the right of fishing may be obtained by resident, wood, timber और fuel may be obtained by resident, मूरम, कंकर और सैंड may be obtained by resident। तो इसमें कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा मैटर है जो निस्तार पत्रक में टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं जो है वो नहीं लिखा गया है। ग्रेजिंग ऑफ कैटल इन द विलेज की भाई विलेज में जो कैटल ग्रेज करते हैं, घास वास खाती हैं, तो वो परमिजेबल है। राइट टू फिशिंग में भी ऑब्टेन रेजिडेंट राइट ऑफ फिशिंग अचीव कर सकता, मतलब ले सकता है, प्राप्त कर सकता है। लकड़ी, टिम्बर या ईंधन ये सब रेजिडेंट ऑब्टेन कर सकता है। मूरम, कंकर, सैंड ये सब ऑब्टेन कर सकता है। तो इसका सही उत्तर है फिशिंग में भी ऑब्टेन्ड बाय रेजिडेंट, ये जो है वो ये निस्तार पत्रक में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 30 इज नॉट डिफाइंड इन द कोड। तो इसमें एमपी लैंड रेवेन्यू कोड में ऑर्चर्ड, एरियर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी या एल्यूविन, क्या चीज़ डिफाइन नहीं है? तो एल्यूविन डिफाइन नहीं किया गया है। क्या डिफाइन नहीं है? एल्यूविन। द रिलीफ प्रोवाइडेड अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज डिस्क्रिशनरी, मैंडेटरी, स्टेचुटरी या ऑब्लिगेटरी? देखो अब फिर से बोलूँगी मैं आपको,
पहले जब था ना, ये चलता था जब एक्ट बना था, तो इस डिस्क्रिशनरी होते थे। अब आप मुझे बताओ, ये ज़रूर बताना ये आंसर, तो ज़रूर देखना इस आंसर को कि अब भी ये चीज़ है या फिर मैंडेटरी हो गए हैं। ठीक है। In a suit for specific performance of contract, the plaintiff can seek a relief only if he establishes that एक सूट अगर पर चलता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, किसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो प्लेंटिव जो है वो रिलीफ तभी जो है सीक कर सकता है, तभी मांग सकता है अगर वो इस्टेब्लिश करता है कि प्राइमा फेसाई केस उसके फेवर में बनता है, वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, अपने पार्ट को परफॉर्म करने के लिए तैयार है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस उसके फेवर में है, और वो उसे इर्रेपेबल लॉस जो है वो उठाना पड़ेगा। तो इनमें से कौन सी बात सही है कि उसको क्या करना है? इसके अंदर उसको जो चीज़ बताना है कि अगर वो सिर्फ इतना इस्टेब्लिश कर सकता है कि वो उसे इर्रेपेबल लॉस अगर मिल जाएगा होगा, तो फिर वो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। स्पेसिफिक रिलीफ कैन बी ग्रांटेड फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग ए पीनल लॉ, फॉर इन्फोर्सिंग पीनल लॉ एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग सिविल राइट, ओनली फॉर इन्फोर्सिंग पीनल लॉ, फॉर इन्फोर्सिंग सिविल राइट्स एंड पीनल लॉ। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ना। फॉर इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर इन्फोर्सिंग पीनल लॉ। पीनल लॉ के लिए नहीं होता स्पेसिफिक रिलीफ, होता है एक्ट, ये कहाँ एप्लीकेबल होता है? सिविल राइट्स पे। नो सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन में बी इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, है ना। ठीक है ना, ये तो हमें पता है सबको। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन। तो इन टेम्पररी इंजंक्शन के रिस्पेक्ट में इनमें से हमें फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखो, पहला स्टेटमेंट कहता है प्रिवेंटिव रिलीफ ग्रांटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करते हैं टेम्पररी इंजंक्शंस या फिर प्रिवेंटिव रिलीफ की यहाँ बात हो रही। सच एज आर ऑफ कंटिन्यू अंटिल ए स्पेसिफाइड टाइम और अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, तब तक कंटिन्यू रहेंगे जब तक एक स्पेसिफाइड टाइम नहीं आ जाता या फिर फर्दर ऑर्डर नहीं आ जाता कोर्ट का, या सीपीसी रेगुलेट करता है, या किसी भी स्टेज पर इसको जो है ग्रांट नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर आएगा कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, बाकी सब तो करेक्ट है, इनकरेक्ट है। तो कैन नॉट बी ग्रांटेड एट एनी स्टेज ऑफ ए सूट। ठीक है, तो ये तो किसी भी स्टेज पे ग्रांट किया जा सकता है, तो ये पूछ रहे हैं कैन नॉट बी ग्रांटेड एनी स्टेज, कैन बी ग्रांटेड, तो कैन नॉट नहीं, कैन अगर होता तो ये करेक्ट होता, नोट है तो ये गलत है। In which of the following cases would be the specific performance of any contract not be enforced by the court? तो कह रहे हैं कि कौन से केसेस में, इनमें से कौन से केस ऐसा है जिसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्स बाय कोर्ट नहीं होगी। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है वे द प्रॉपर्टी इज नॉट एन ऑर्डिनरी आर्टिकल ऑफ कॉमर्स। अगर ऑर्डिनरी आर्टिकल ऑफ कॉमर्स नहीं है तो उस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, इन्फोर्स नहीं हो सकती। व्हेन द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ गुड्स विच आर नॉट ईजिली ऑब्टेन इन द मार्केट, अगर वो इजिली ऑब्टेनेबल नहीं है तो नहीं मिलेगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। वेयर कंपनसेशन इन मनी कैन बी अफोर्डेड फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज एन एडिक्वेट रिलीफ, जब कंपनसेशन दिला के मनी का और काम चल सकता है तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं। तो ये ऑप्शन सही है। फिर भी डी भी पढ़ते हैं। वेयर देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर एस्टेडिंग द एक्चुअल डैमेज कोज बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर ये नहीं पता चल रहा है कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से क्या डैमेज आएगी, तो उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो इन्फोर्स नहीं की जाएगी। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, वेयर कंपनसेशन मनी कैन बी अफोर्डेड फॉर नॉन परफॉर्मेंस पूछ रहे हैं, इसमें देखो क्या कह रहे हैं कि वुड द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट नॉट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट। तो जहाँ पर कंपनसेशन जो मनी में दिया जाएगा, अफोर्ड किया जा सकता है नॉन परफॉर्मेंस, तो वहाँ पर जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं कहा जा सकता है। वेयर देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर एस्टेटिंग द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ नहीं पता चल रहा कि क्या डैमेज होगी तो वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जाएगा। Which of the following contracts cannot be specifically enforced as per the provision of section 14 of the act? तो कौन से कॉन्ट्रैक्ट को जो कह रहे हैं ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं किया जा सकता सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग? पहला है एग्जीक्यूशन ऑफ ए फॉर्मल डीड ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की फॉर्मल डीड को एग्जीक्यूट कराने का कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ एनी अदर वर्क ऑन लैंड, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराने का या कोई और वर्क कराने का लैंड पे, उसे नहीं कराया जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ डिटर्मिनेबल इन इट्स नेचर, तो देखो पहले वाला भी था कि मनी से कंपेंसेशन हो रहा है तो ठीक है हो रहा है, और इसको कह रहे हैं कि डिटर्मिनेबल है इस नेचर में तो ये हो रहा है। तो मतलब जब डिटर्मिनेबल है, ऑलरेडी पता चल पा रहा है कि हाँ इससे इस तरह ये नुकसान हुआ होगा, तो वो भरपाई कर देते हैं।
वहाँ पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती। एन इंस्ट्रूमेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 मीन्स नेगोशिएबल, ट्रांसफरेबल, नॉन टेस्टामेंट्री या फिर विल। फटाफट बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है यहाँ पर सेक्शन 3 में, ये पहले भी आया है क्वेश्चन। Where on a transfer property an interest therein is created in favor of a person to take effect only on the happening of a specified uncertain event। दो बातें समझो इसमें। पहली बात क्या कह रहे हैं कि हैपनिंग होगी, मतलब बात होएगी। कैसी होगी, कैसी बात होगी? स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। इवेंट तो स्पेसिफाइड है लेकिन वो अनसर्टेन है, और उसके बाद में जो है इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा। तो एक कंडीशनल हुआ, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हुआ, एब्सोल्यूट हुआ या फिर कंटिंजेंट हुआ। इसका जो सही उत्तर हुआ कंटिंजेंट, क्योंकि अनसर्टेन इवेंट है। अगर इवेंट सर्टेन होती तो कंडीशनल होता कि इस कंडीशन हो, ये कंडीशन हो जाए कि आपको मिल जाएगा, बट कंटिंजेंट है, यू नेवर नो कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी, वो अनसर्टेन है, इसलिए ये कंटिंजेंट ट्रांसफर है, कंडीशनल नहीं। तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट क्या कवर करता है? मूवेबल, इमूवेबल या फिर ए एंड बी। इसका सही उत्तर क्या है? ए और बी दोनों आते हैं, मूवेबल भी और इमूवेबल भी। हमें अच्छे से पता है, ये हमने बहुत डिटेल में जो है एक्ट कवर किया हुआ है। अंडर टीपी ए पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस ऑफ फैक्ट व्हेन, एक नोटिस ऑफ फैक्ट हम कब कहेंगे उस व्यक्ति के पास है? जब उसको एक्चुअल में पता है उस फैक्ट के बारे में। मे हैव नॉलेज अबाउट द फैक्ट, ही एक्चुअली नोज और नॉलेज दोनों चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है। फिर कुड विद रीजनेबल कॉज नो द फैक्ट, हाँ मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको पता होना चाहिए, इतना तो दिमाग उसके पास होना चाहिए। और या फिर उसको बिल्कुल ही नहीं पता उस फैक्ट के बारे में, तो हम कह देंगे इसे नोटिस है। तो क्या लगता है आपको? ही एक्चुअली नोज द फैक्ट, उसको समझेंगे कि हाँ इसके पास नोटिस है। ए मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल इज कॉल्ड, तो जो टाइटल जो है डीड के, या जो हम कहेंगे जो गुड्स है, या बेसिकली जो बात करें हमारी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी की, क्योंकि मॉर्गेज की बात हो रही है तो मॉर्गेज में गुड्स तो आएंगे नहीं, मॉर्गेज में तो क्या आएगी? प्रॉपर्टी ही आएगी, है ना। तो प्रॉपर्टी में जब टाइटल डीड को डिपॉजिट कर दिया जाता है, या डिपॉजिट करके टाइटल डीड को मॉर्गेज होता है, तो वो एक्चुअल में कौन सी मॉर्गेज होती है? वो होती है इक्विटेबल मॉर्गेज। जो मॉर्गेज टाइटल डीड को डिपॉजिट करने से होती है वो होती है इक्विटेबल मॉर्गेज, ठीक है। फिर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शनेबल क्लेम, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट, ये एक्शनेबल क्लेम है या फिर नहीं है? तो पहला ही उत्तर हमारा सही है, ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम होते हैं अनसिक्योर्ड डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द मूवेबल प्रॉपर्टी। राइट टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट एक्शनेबल क्लेम नहीं है, ठीक है। फिर आगे भी देख लो, वैसे प्रॉमिस टू पे ₹500 इफ द प्रोमिस सक्सीड इन LLB एग्जामिनेशन, अग्रीमेंट टू पे ₹500 इफ द प्रोमिस मैरिज अ पर्टिकुलर वुमेन, राइट टू क्लेम बेनिफिट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट कपल्ड विद लाइबिलिटी। देखो इसमें प्रोविडेंट फंड अकाउंट है और ये अनसिक्योर्ड डेट है, या सिक्योर्ड डेट है, सिक्योर्ड है, प्रोविडेंट है ना। तो यहाँ पर एक्शनेबल क्लेम कैसे अराइज होगा? तो एक्शनेबल क्लेम ये नहीं है। इज डिफाइंड एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, तो रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए जो है सिक्योरिटी जो को हम क्या बोलते हैं? प्लेज, लीज या मॉर्गेज। तो इसमें आएगा सही ऑप्शन, हम सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन की रिपेमेंट के लिए जो हम सिक्योरिटी के तौर पर रखते हैं वो होता है मॉर्गेज। नेक्स्ट देखिए, द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए मेंबर नॉमिनेटेड टू ग्राम न्यायालय कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 1996। देखो अभी ग्राम न्यायालय अधिनियम नहीं है तो हम ये क्वेश्चन नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हम नहीं लगाते। ये भी नेक्स्ट भी ग्राम न्यायालय के क्वेश्चन है, ये भी अधिनियम उसी के ही क्वेश्चन है, ये भी। और यहाँ पर आ जाइए, इफ़ लैंडलॉर्ड कंट्रावेंस द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 38 ऑफ MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, ही शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू। तो अगर एक लैंडलॉर्ड कंट्रावेंट करता है क्या सबसेक्शन 138 के MP अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के प्रोविजंस को, तो उस केस में उसे पनिशमेंट दिया जाएगा कितने साल तक, कितने महीने तक का इम्प्रिजनमेंट का। तो इसका सही उत्तर है 3 महीने तक का उसको पनिशमेंट दिया जाएगा अगर सेक्शन 38 के प्रोविजंस को कंट्रावेन करता है। कौन कौन कौन? लैंडलॉर्ड, ठीक है। 52 पे चलिए, ए सूट फॉर एविक्शन ऑफ ए टेनेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ बोनाफाइड नीड फॉर नॉन रेजिडेंशियल पर्पज इज कवर्ड अंडर सेक्शन। आ रहा है ना बार बार ये क्वेश्चन, कह रहा था ना मैंने आपको कि आता ही है।
12 सबसेक्शन 1 क्लोज 5 बिल्कुल कर लेना। सेक्शन 12 को मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, कर लेना मतलब कर लेना, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। The special provision for eviction of a tenant on the ground of bona fide requirement of landlord as provided under Chapter 3A of the Madhya Pradesh Accommodation Control Act is applicable to। ये भी हम कर चुके हैं कि अगर कोई स्पेशल प्रोविज़न लिख रखा हुआ है टेनेंट को निकालने का कि बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है लैंडलॉर्ड की चैप्टर 3A में, तो वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है? विडो या डिवोर्स वाइफ के ऊपर, वीमेन इन एम्प्लॉयमेंट और नॉन गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, मैरिड वुमेन लिविंग विद हर हस्बैंड या बिजनेस वुमेन, किसके पास वो अधिकार है? तो इसका सही उत्तर आता है ए विडो और डिवोर्स्ड वाइफ के पास अधिकार आता है कि वो बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के लिए उसको निकाल सकती है। ठीक है, मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू अकोमोडेशन विच इज़ यूज्ड फॉर नॉन रेजिडेंशियल पर्पस। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा अकोमोडेशन विद द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है। विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए विडो अकोमोडेशन विद द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर चिल्ड्रन, बेसिकली क्या एप्लीकेबल नहीं होगी, जो गवर्नमेंट की ऊपर है। नो सूट फॉर एविक्शन ऑफ ए टेनेंट शैल बी मेंटेनेबल ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 12(1)(e), 12(1)(f) अनलेस ए पीरियड ऑफ, तो अभी हमने बात की था कि निकाल तो सकता है लेकिन कब तक नहीं निकाल सकता, ये भी बार बार कर रहे हैं, 1 साल का टाइम के अंदर से पहले नहीं निकाल सकता, जब तक नहीं 1 साल हो जाएगा तब तक नहीं निकाल सकता। एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी ऑर्डर ऑफ द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी मेड अंडर मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। कहाँ जाएगी अपील? हर ऑर्डर की रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी की अगर कोई अपील जाएगी, मतलब अगर कोई पर्सन जो है उसको लगता है कि भाई मेरे साथ सही नहीं हुआ और वो जाके अपील करना चाहे, तो अपील कहाँ करेगा? तो व्यक्ति जो है वो अपील करेगा डिस्ट्रिक्ट जज के पास। कहाँ अपील करेगा? डिस्ट्रिक्ट जज के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कैन नॉट फॉर्म ग्राउंड ऑफ एविक्शन ऑफ द टेनेंट। इनमें से एविक्शन ऑफ टेनेंट के लिए कौन सा क्या ग्राउंड नहीं बन सकता? न्यूसेंस, डिस्क्लेमर ऑफ द टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड, मटेरियल स्ट्रक्चरल अल्टरेशन या होल्डिंग ओवर। तो डिस्क्लेमर ऑफ द टाइटल ऑफ द लैंडलॉर्ड ये जो है वो एविक्शन ऑफ द टेनेंट का ग्राउंड नहीं बन सकता। न्यूसेंस तो बन सकता है, स्ट्रक्चरल अल्टर करा दे अगर टेनेंट तो वो भी बन सकता है, और होल्डिंग उसको होल्ड करके रख ले तभी ग्राउंड बन सकता है, लेकिन अगर टाइटल लैंडलॉर्ड अपना डिस्क्लेमर अपना जो है वो कर दे तो वो नहीं बनेगा। ठीक है। एंटिसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 ऑफ CRPC मीन्स ए डायरेक्शन टू रिलीज ए पर्सन ऑन बेल इशूड ए पर्सन इज अरेस्टेड, a direction to release a person on bail issued even before a person is arrested or is in apprehension of arrest, a direction to release a person on bail from judicial custody, a direction to release a person on bail when he is in police custody after being arrested। तो इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है एक पर्सन को भी लग रहा है कि उसको अरेस्ट होने वाला है, वो जब एप्रीहेंशन इन डेंजर ऑफ अरेस्ट होता है तब एंटिसिपेटरी बेल जो है व्यक्ति को मिलती है 438 में। ठीक है, सेशन कोर्ट और दूसरी कौन सी कोर्ट है बताना मुझे भी, मैंने हाल ही में इसका डिसीजन भी आपको रिसेंट जजमेंट आया है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो मुझे बताना जो है कौन किसके पास जाता है एंटिसिपेटरी बेल के लिए। तो मैंने आपको बताया सेशन कोर्ट और दूसरा मुझे बताना आप। 59 क्वेश्चन पे इनहेरेंट पावर, ओ ये तो क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, हमने आपको सेक्शन पूछा था, ये तो सेक्शन ही आ गया, तो 482 आपका आंसर भी मिल गया। इनहेरेंट पावर्स अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय, तो कौन इनहेरेंट पावर करता है ये भी हमने बता दिया आपको, हाई कोर्ट करता है ना। ठीक है, फिर आ जाओ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अकरेंस ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इज रिकॉर्डेड बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अंडर विच प्रोविजन ऑफ CRPC। तो कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जो होगी रिगार्डिंग अकरेंस ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस कि कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन देनी है, कैसी इन्फॉर्मेशन देनी है कि कॉग्निजेबल, पहले देखो ऑफेंस कौन सा है, कॉग्निजेबल, रिकॉर्डेड बाय ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो किस सेक्शन के अंदर होगी? 149, 155, 54 या 200? इसका सही उत्तर आएगा 154। इन्फॉर्मेशन वही होती है ना जो FIR जिसकी बात करते हैं हम, तो कहाँ होती है? 154। ए डैश इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर CRPC 125, वाइफ अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, डिवोर्स वाइफ, नॉट रीमैरिड, माइनर डॉटर या डिवोर्स वाइफ रीमैरिड। सबको पता है ना, यही उत्तर है। ठीक है, फिर आ जाओ दो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास ए सेंटेंस ऑन इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं बताना मुझे, अब ये क्वेश्चन आपने मुझे बताना है क्योंकि ये जो है रिवाइज हो चुकी हैं चीज़ें। ठीक है, आप मुझे बताओ कि फर्स्ट क्लास जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं वो इम्प्रिजनमेंट
कितने टर्म का जो है वो फाइन कर सकते हैं, ज़रूर बताना, ज़रूर अगर नहीं बताओगे ना तो मुझे लिख के बताना कि मैं खुद ही बता दूँ, मैं तब आपको बता दूँगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर बताना हो तो ठीक है, नहीं बताना हो तो आप मुझे बताइएगा कि पूरा मैं ना एक स्ट्रक्चर नीचे लिख दूँगी कि ये वाले इसका ये पनिशमेंट है, इतना ये पनिशमेंट, ताकि वो हमें हमेशा याद रह जाए। An offence of voluntary causing grievous hurt by dangerous weapons or means is provided under section 326 of IPC। तो अगर कोई ऑफेंस हो वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का डेंजरस वेपन से या फिर मीन्स जो भी 326 में कहते हैं, तो वो कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, कंपाउंडेबल विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट है, या फिर नन ऑफ द अबव है। तो वो नॉन कंपाउंडेबल होगा डेंजरस वेपन का जब भी होगा। तो समझौता कैसे करोगे उसके। इंक्वेस्ट रिपोर्ट मस्ट कंटेन, तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट का क्वेश्चन हमने कल भी करा था सेक्शन 174 में। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट के अंदर क्या आता है, अपेरेंट कॉज ऑफ डेथ आती है, ठीक है। इफ इट अपेयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट द ऑफेंस कंप्लेन्ड ऑफ इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, he under the section 202 postponing the issue process against the accused shall submit the case to the court of session, may direct an investigation to be made by a police officer, shall call upon the complainant to produce all his witnesses and examine them on oath, shall return the complaint for presentation before the court of session। देखो इसमें मेरी बात सुनो, कहना चाह रहे हैं कि अगर कोर्ट ऑफ जो मजिस्ट्रेट हैं उनको ये लगता है कि जो ऑफेंस है जो उनके पास आया है वो एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ही होगा, तो फिर वो सेक्शन 202 के अकॉर्डिंग CRPC के पोस्टपोन करते हैं इशू ऑफ प्रोसेस को एक्यूज्ड के अगेंस्ट, और वो क्या करेंगे, कमिट करेंगे कोर्ट केस को कि चलो कोर्ट ऑफ सेशन के पास चला जाए, इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट करेंगे कि पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करे, या फिर कंप्लेनेंट को बुलाएंगे और प्रोड्यूस करेंगे, कहलाएंगे ऑल विटनेसेस को और एग्जामिन करेंगे उन्हें ओथ पे। तो इसका सही उत्तर है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, ए पर्सन हिमसेल्फ डज नॉट कम इन एन ऑफेंस ही हेल्प्स और एड्स, तो खुद तो करता नहीं है, मदद कर देता है क्राइम करने वाली की। तो क्या हुआ, वो हमें अच्छे से पता है क्या हुआ, अबेटमेंट का हुआ, कॉन्स्पिरेसी का, इंसाइटमेंट का, नन ऑफ द अबव का। तो उसका सही उत्तर हुआ कि वो खुद तो नहीं करता है लेकिन दूसरे को हेल्प कर देता है या फिर एड कर देता है। तो ये जो ऑफेंस होगा वो अबेटमेंट का होगा, ठीक है। इंस्टिगेट करता है, हेल्प करता है, ये हुआ अबेटमेंट का। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे, डैश ऑफ द IPC डिफाइंस मर्डर, तो सबको पता है ना, दफ़ा 300 के तहत, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक सर्वेंट, तो ये भी क्वेश्चन हमने कल किया था, देखो होता है ना क्वेश्चन रिपीट, ये क्वेश्चन भी हमने कल किया था। तो इसका सही उत्तर क्या है, हमें पता है ये 21 पब्लिक सर्वेंट कौन सा नहीं है, MLA कल करा था हमने, ये म्यूनसिपल कमिश्नर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA, एग्जामिनर ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। अच्छा जब कल करा था तो आंसर तुम ही खुद ही बता देना कल हमने क्या करा था, ठीक है। तो कौन पब्लिक सर्वेंट इसके अंदर नहीं है ये बताना है। मैरिड मैन कमिट्स अडल्ट्री इफ़ ही हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन, तो अब अडल्ट्री का तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, पर फिर भी आया हुआ है, तो मैरिड वुमेन एक्सेप्ट हिज वाइफ, ठीक है। क्रुएल्टी टू ए मैरिड वुमेन बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड इज डिफाइंड अंडर, तो क्रुएलिटी कहाँ पर डिफाइन की गई है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, इतने ही क्वेश्चन है, बाकी 100 क्वेश्चन टोटल थे इसके अंदर, जिसमें से बाकी क्वेश्चन GK वगैरह पर हैं तो वो हमें नहीं करने। तो लास्ट क्वेश्चन है क्रुएलिटी ऑफ वुमेन कहाँ पर है, 498A में है। तो ये हो गए हमारा आज के क्वेश्चंस, कल के हम क्लास में फिर आएंगे। देखिए एक मेरी बात सुनिएगा, आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम अभी यही कुछ लगा रहे हैं क्योंकि MP का एग्ज़ाम आने वाला है, और हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, अगर हम फटाफट सोच लेंगे, सारे जो भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं उनका फटाफट हम रिविज़न कर रहे हैं ताकि हमें चीज़ें याद रह जाएँ। सुनने से मैं आपको कह रही हूँ बार बार याद रह जाता है, हालांकि हम सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने अपने तरीके से, पर सुन के फिर भी चीज़ें याद रह जाती हैं। और अगर सुनना अच्छा लगता हो तो कल की क्लास के लिए आपको बने रहना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।